वेलकम बैक। बात कर रहे थे कि टाइटैनिक जो है उनका डूब जाता है। टाइटैनिक के डूबने के बाद अभी वो इससे निकले ही नहीं थे। इट वॉज अ विक्ट्री, सो दे कंसीडर दैट दे हैव गॉट विक्ट्री ओवर सी। नाउ दे हैव अ ह्यूज काइंड ऑफ पावर on sea, and ultimately they were boosting, and like that lot of people drowned। बहुत सारे लोग जो हैं उनके बड़े रिस्टोक्रेटिक ऑफिसर, मतलब यानी नए नए लोग, इतना बड़ा उन्होंने टाइटैनिक बनाया है। तो टाइटैनिक जहाज़ के ऊपर कौन बैठेगा? गरीब तो नहीं बैठेगा, सारे अमीर बैठे हुए थे। अब उनके जैसे ही डूबने के बाद एक और जो है प्रॉब्लम उनके साथ बन गया, वॉल स्ट्रीट जो है उसका क्रैश हुआ। इसके क्रैश होते ही क्या हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा, बिजनेस का बहुत ज़्यादा नुकसान। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तो आपने देखा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद लोगों के कैसे बिजनेस जो है लोगों का तबाह बर्बाद हुआ। तो इसी तरह का ये मामला बना, लोगों का बहुत ज़्यादा बिजनेस उससे रिलेटेड था। तो 1930 में ये क्रैश हुआ था, ये वॉल स्ट्रीट क्रैश, ये नोट कर लें। और इसमें लोग जो हैं, जो 1 रुपये की चीज़ थी 1 रुपीज़ की, वो समझ लें कि 1000 की आ रही थी। ठीक है, कोई ये सिचुएशन थी। अच्छा, उस वक्त बड़े बड़े राइटर्स जो हैं वो मौजूद थे, उनके नाम मैं वैसे लिख देता हूँ, वो आप याद कर लें। एक तो वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में बड़ा वर्क किया इसने। जेम्स जोइस, पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट जो है, जिसका वर्क है आपने हमें इंग्लिश में पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था आयशा को। सिगमंड फ्राइड जो है ये अपनी ड्रीम, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम जो है ये बता चुका था। सिगमंड फ्राइड मौजूद था, ठीक है। और इसका वर्क जब जैसे आया इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, तो लोगों ने अब रियलिटी कहाँ वो तलाश करनी शुरू कर दी, जो हिडन है। इसने कहा कि रियलिटी वो नहीं होती जो इंसान दिखाता है, रियलिटी वो होती है जो छुपाता है इंसान। मिसाल के तौर पर आपके सामने मैं हूं, आप मेरे अपरेंट फेस से आप मुझे नहीं जान सकते कि मैं क्या हूं, ठीक है। तो रियलिटी जो मेरे अंदर छुपी हुई है, रियलिटी वो कहते हैं वो है। तो आपने देखा मॉडर्न लिटरेचर आप पढ़ के देखें, वो सारा क्या इनर मोनोलॉग देता है। इनर जो है एनालिसिस आपको दिखाएंगे राइटर। अब क्या दिखाएंगे? इनर एनालिसिस कि करैक्टर सोचता कैसे है, उसके मोनोलॉग, इनर मोनोलॉग देगा करैक्टर, अपनी रियलिटी अंदर की निकालेगा। पहले तो जो अपरेंट, जो फिजिकल नजर आ रहा था, शेप जो है, शेप के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। बट नाउ राइटर विल डिस्कस व्हाट इज इनसाइड द राइटर, व्हाट इज इंडिविजुअलिज्म रादर देन सोसाइटी। सोसाइटी दिखाने की बजाय आपको इंडिविजुअल करैक्टर के अंदर जो चल रही है वो कन्फ्लिक्शन बता देगा राइटर। दिस इज व्हाट द मॉडर्निस्ट मूवमेंट, ये मॉडर्निस्ट मूवमेंट के अंदर था। न्यू स्टाइल से कामों को किया जा रहा था और वर्क जो है उसके ऊपर न्यू एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे इस एज के अंदर। एनालाइज द ड्रीम ऑफ द अदर कैरेक्टर्स, लिटरेचर के अंदर भी इसका एक्सपेरिमेंट हो रहा था। डीएच लॉरेंस जो है ये मौजूद था उस वक्त। डीएच लॉरेंस का एक वर्क है सन्स एंड लवर। इसने फिर करैक्टर का एनालिसिस किया। यानी हम ये देखते हैं कि हैमलेट और उसकी मदर का जो रिलेशन था, गर्टरूड का रिलेशन वो डिस्कस हुआ। इडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो फाइंड किया गया। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का तो आपको पता होगा कि जब बेटी जो है, डॉटर जो है अपने फादर की तरफ उसका सेक्सुअली इंक्लिनेशन हो तो हम उससे कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अगर बेटे का, सन का मदर की तरफ इंक्लिनेशन हो तो उसे हम कहते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है ये डिस्कवर हो गए थे लिटरेचर के अंदर, इनका डिस्कशन हो रही थी। मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा जो है वो टोटली सिगमंड फ्राइड के कंसेप्ट के ऊपर है। मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा वो किसके कंसेप्ट के ऊपर है?
उसमें भी 3 है ना, 3 उसके अंदर उस ट्रायोलॉजी की फॉर्म में उसने एक एंशियंट ग्रीक जो एगमेम्नान जो वर्क है, एगमेम्नान वर्क है एस्किलस का, उससे उसने इसको क्या किया है, उससे उसने मतलब उसको रिन्यू करने की कोशिश की है। एजरा पॉन्ड का जैसे कंसेप्ट है मेक इट न्यू, बिल्कुल वैसे किया हुआ है। उसमें भी 3 पार्ट्स हैं उसके, तो इसमें भी 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले क्या है, होम कमिंग, यानी वो 10 साल की जंग के बाद वापस आ रहे हैं एजरा मेनान और जो उसका बेटा है। और दूसरा उसके अंदर हंटिंग है, हंट करते हैं, फिर अल्टीमेटली जब वो फाइंड करती है, लवीनिया अपनी मदर को पकड़ लेती है, कैच करती है, पकड़ती है, रेड हैंडेड पकड़ लेती है ऑरन के साथ कि वो और ऑरन और उसकी जो सिस्टर है, उसकी सिस्टर जो है लवीनिया, वो क्रिस्टन को पकड़ते हैं अपनी मदर को कि वो एडम ब्रेंट के साथ यानी न्यूयॉर्क में जाके मिलती है। तो तीसरा जो है वो हंटिंग है, ठीक है। हंटिंग और होम कमिंग, ये 3 ट्रियालॉजी की फॉर्म है। ट्रियालॉजी का जो कंसेप्ट था ये एस्किलस का था, एस्किलस से उसने लिया था उसके प्ले एगमेम्नान से, वो भी ट्रियालॉजी की फॉर्म में था। तो इस तरह के जो कंसेप्ट जो हैं वो कंसेप्ट फाइंड किए जा रहे थे। इवन के जो ऑरलैंडो वर्क है, वर्जीनिया वुल्फ का एक वर्क था ऑरलैंडो, शायद आपने पढ़ा हो। इसके अंदर भी होमोसेक्सुअलिटी का जो कंसेप्ट है वो बताया गया है। लोग जो हैं, जो चीज़ें कोई डिस्कस नहीं करता था अब उसे डिस्कस, जो टैबूस थे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टैबूस होती हैं, इसको कहते हैं टैबूस। टैबूज मीन कि वी कांट डिस्कस ओपन बोल्ड सेक्सुअल टॉक्स। लेडीज जो हैं वो सेक्सुअल टॉक्स नहीं कर सकती, बहुत सारे टैबूज होते हैं, बहुत सारे मामलात में हम जो है फ्रीली डिस्कशन नहीं कर रहे। बट इन मॉडर्न लिटरेचर, मॉडर्निस्ट राइटर, दे आर इवन टचिंग द सेक्सुअलिटी, homosexuality. People are talking about all the activity related to sexual activities. They even infusing in their literature. वो उसको लिटरेचर के अंदर भी शामिल कर रहे थे और उस पर फ्रीली ओपनली डिस्कशन कर रहे थे और उनके ऊपर डिस्कोर्स चल रहा था। लेट्स सी, मॉडर्निज्म इज एन आर्टिस्टिक एंड कल्चरल मूवमेंट, जैसे मैंने पहले ही बताया, आर्टिस्टिक मूवमेंट थी, कल्चरल मूवमेंट थी, एंड फ्लोरिश इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, about the time of the First World War I. फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुई थी? 1914 से 1918। इसके ऊपर भी मैंने लेक्चर दिया हुआ है, यूट्यूब पे मौजूद है, मुझे याद करवाइएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। 1914 से 1918 तक ये जंग हुई थी एक, और उसमें जर्मनी जो था वो लड़ता है किसके साथ? जर्मनी जो है बड़ा पावरफुल कंट्री था। ऑस्ट्रिया, हंगेरी और जर्मनी, ये एक एम्पायर थी, बहुत बड़ी एम्पायर थी, मैं आपको कभी नक्शे पे दिखाऊंगा। और इसकी लड़ाई किसके साथ हो रही है? फ्रांस के साथ, इंग्लैंड के साथ, ठीक है, रशिया के साथ, इटली के साथ। इटली ने साथ दिया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इसने इटली ने साथ दिया था किसका? ये अलाइड पावर का। ये सारी अलायंस पावर थी, कौन सी? फ्रांस, इंग्लैंड, ठीक है, और रशिया और इटली, ये सारे इकट्ठे थे। और ये किसके खिलाफ लड़ रहे थे? जर्मनी इनको तब भी मार रहा था। अल्टीमेटली अमेरिका जो है वो भी खिलाफ हो जाता है इसके, अमेरिका के साथ ये लड़ाई ले लेता है जर्मनी। तो अमेरिका इनके साथ, सबके साथ मिलके इसके ऊपर जब हमला करता है तो जर्मनी जो है हार जाता है। जर्मनी को ये घुटने टेकने पे मजबूर कर लेते हैं सारे कंट्री। अब जर्मनी की हार जो है, जर्मनी सिर्फ हारा नहीं था, जर्मनी को एक तो उन्होंने बुलवाया अपने कंट्री में, एक जर्मनी से उन्होंने एक पैक्ट लिखवाया, बड़ी बेइज्जती हुई जर्मनी की। तो एक वहां पे वॉन्डेड एक सोल्जर था जो कह रहा था उस वक्त कि यार मुझे छोड़ो, मैं जाके जर्मनी के लिए लड़ूंगा। अब ये वॉन्डेड सोल्जर जो है, कहते हैं कि वहां हॉस्पिटल में एडमिटेड था, उसे लोग कह रहे थे कि तुम जख्मी हो, कहता नो मैंने लड़ना है। ये नेशनलिस्ट बंदा था और इसका नाम था हिटलर, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो है फिर अपनी आर्मी बनाता है, नाजी कंपनी बनाता है, उसे बिल्ड करता है, फाउंड करता है और बहुत बड़ी सारे माहदे तोड़ देता है जो उसने किए थे इनके साथ।
और उन माहदों के, यानी पहले उसे सारा बिल भी देना पड़ा लड़ाई का, जो वो लड़ा इतनी फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी। अब सेकंड वर्ल्ड वार में अडोल्फ हिटलर को गुस्सा है कि वो बदला लेगा जर्मनी का। वो बहुत बड़ी आर्मी बनाता है और फिर पोलैंड पे हमला करता है, वो फ्रांस पे हमला करता है, वो इंग्लैंड पे हमला करता है, बहुत सारी फोर्सेस बनाता है। इवन रशिया उसे कुछ कहता है, रशिया की तरफ भी भेज देता है। रशिया से फिर वो मार खाता है। उधर अमेरिका भी फिर उसके खिलाफ हो जाता है। इटली जो है उसका साथ देता है और जापान भी इसके साथ होता है, जर्मनी के साथ। जापान के ऊपर अल्टीमेटली हिरोशिमा और नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर बम गिरा दिए जाते हैं और जर्मनी को इतना फोर्स कर दिया, मजबूर कर दिया जाता है कि हिटलर जो है वो खुदकुशी कर लेता है। उसी के साथ वर्ल्ड वार जो सेकंड है वो एंड होती है। ये चली थी 1939 से 1945 तक, यानी 1945 में ही वो खुदकुशी करता है और वहां पे ही सेकंड वर्ल्ड वार एंड होती है। मैंने जस्ट आपको बैकग्राउंड दे दिया है। Modernism is a cultural trend and it is a movement in the visual art, music, literature, drama which rejected the old Victorian standard. ये old Victorian standard को reject कर रहे थे। It was developed in Europe, especially in the Great Britain. ये Great Britain में develop हुई थी। एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, डेवलपमेंट हो रही थी, कल्चरल डेवलपमेंट हो रही थी और लोग जो हैं लिटरेचर, एवंट गार्ड जो एक मूवमेंट थी वो भी थी और उसमें लोग जो हैं लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, पेंटिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट, न्यू स्टाइल में कितने रंग इस्तेमाल करने हैं, कैसे इंप्रेशनिज्म देना है, कैसे एक्सप्रेशनिज्म देना है। फ्रांस के अंदर जो है वो मूवमेंट चल रही थी, डाडाइज्म, एक्सप्रेशनिज्म, इंप्रेशनिज्म, इस तरह की वो सारी मूवमेंट जो है पेंटिंग में चल रही थी। अल्टीमेटली वो लिटरेचर का रुख कर रही थी। Modernism was very important in Europe because founded the postmodern movement which developed the second half of the 20th century. अब इसी की बेस पे फिर पोस्ट मॉडर्निज्म आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म स्टार्ट होगा 1945 के बाद, यानी जब सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो एंड होती है तो लोग बड़े मायूस हो जाते हैं। वो जन्म देती है किसको? पोस्ट मॉडर्निज्म को। वो कहते हैं यार अब तो ये ट्रंप और जो रशिया और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है इनकी मीटिंग के ऊपर बेस करता है कि हम कितना जिएंगे, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस भी है W.H. ऑर्डन का। W.H. ऑर्डन ने इसके बारे में कहा है, सितंबर, उसकी एक पोएम है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, सितंबर 1, 1939, यानी ये सेकंड वर्ल्ड वार है ना, मैंने आपको अभी बताया। तो इसके ऊपर उसने लिखी है, कहता है क्लेवर होप ऑफ फ्यूचर डाइट। उसकी पोएम का ये है, क्लेवर होप ऑफ फ्यूचर डाइट, कि अब जो क्लेवर होप थी मेरे अंदर जो जीने की, या मैं कितना जीऊँगा, कुछ होप थी पहली क्लासिकल एज में, कहता मिडिवल एज में हम यानी कोई होप के साथ जीते थे, बट देयर इज़ नो मोर होप नाउ। वी कैन बी डाइड एट एनी टाइम समबॉडी कैन एक्सप्लोड न्यूक्लियर बम एंड वी विल बी डाइड, और हम मर सकते हैं। इस तरह की थॉट्स जो हैं वो जन्म लेने लगी थी लोगों के अंदर। द मॉडर्न पीरियड, brief introduction about the modern period. In the second half of the 19th century and the early decade of the 20th century, both natural and the social sciences in Europe had to advanced. आपको पता है कि आइंस्टाइन थ्योरी आपने सुना होगा, कि इससे पहले हमने डिस्कस किया सेगमेंट फ्राइड को, हमने डिस्कस किया साइको एनालिसिस थ्योरी को, हमने डिस्कस किया ड्रीम इंटरप्रिटेशन को, और इससे भी पहले हम विक्टोरियन एज में देख चुके हैं कि डार्विन थ्योरी भी आ चुकी थी। तो ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर दे आर लीडिंग पीपल टूवर्ड क्योस, डिस्टर्बेंस एंड ओवर थिंकिंग। पीपल जो थे दे वर बिविल्डर्ड एंड कंफ्यूज्ड एंड थिंकिंग व्हाट टू डू। इंडिविजुअलिज्म की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे थे, मटीरियलिज्म की तरफ ज़्यादा जा रहे थे, बेनिफिट, सेंट्रल बेनिफिट की तरफ ज़्यादा जा रहे थे, यानी मैन सेल्फ ज़्यादा हो रहे थे और सेल्फ सेंटर्ड हो रहे थे लोग।
देयर रैपिड डेवलपमेंट लेड टू ग्रेट गेन इन मटेरियल वेल्थ, और उनकी रैपिड डेवलपमेंट है उनको किसकी तरफ ले जा रही थी, मटेरियल वेल्थ की तरफ. बट व्हेन कैपिटलिज्म केम इनटू इट्स मोनोपोली स्टेज एंड शार्पन कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द सोशल लाइज प्रोडक्शंस एंड द प्राइवेट ओनरशिप कॉज फ्रीक्वेंट economic depression and mass unemployment. The gap between rich and poor was further deepened. The First World War brought tremendous catastrophe with it. और साथ ही फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया और लोगों के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी बढ़ रहा था. और ये सारी क्योस डिस्टर्बेंस जो है वो मौजूद थी डेवलपमेंट के साथ साथ. लोग भी परेशान थे, क्लास डिफरेंस बढ़ रहा था और साथ साथ क्या हो गया, वर्ल्ड वार 1 भी हो गया. What is literary modernism? Literary modernism traces its origin to the late 19th and early 20th century. Begins in France, spread to England and America, and finally came back to the Europe. यानी ये स्टार्ट कहाँ से हुई? ये फ्रांस से स्टार्ट हुई. ठीक है, ये मोमेंट फ्रांस के अंदर आपको मैंने बताया एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है, इम्प्रेशनिज्म, इस तरह की मूवमेंट चली, डाडाइज्म, एवंट-गार्ड मूवमेंट, ये सारे एक्सपेरिमेंट थे लिटरेचर आर्टिस्टिक चीज़ों के ऊपर. जितनी भी आर्ट से रिलेटेड चीज़ें थी उनके ऊपर न्यू एक्सपेरिमेंट था, न्यू स्टाइल था. अगर आपने कलर लगाना है तो कितने कलर पीछे लगाने हैं बैकग्राउंड पे. अगर आपने डाडाइज्म, सूरियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, ये सारी मूवमेंट्स जो हैं वो चल रही थी. ये आर्ट की मूवमेंट थी. और पेंटिंग में आपने इनको कैसे यूज़ करना है, कितने कलर लगाने हैं, कैसे उनको शो करना है, कैसी क्या आपने ड्रीमी वर्ड को कैसे इंटरप्रेट करना है. देखिए आर्ट जो है उससे हम कैद नहीं कर सकते. ये सारी चीज़ें क्या कर रही थी, न्यू एक्सपेरिमेंट दे रही थी और कह रहे थे कि आर्ट जो है उसको आप कैद ना करो. मतलब एक बंदा है, उसके मन में आ रहा है कि उसने एक वो पूरे आसमान को उठाया हुआ है, तो वो ऐसी पेंटिंग बनाए कि उसने आसमान, दोनों हाथ जो हैं उसके आसमान को उठा रहे हैं. उसमें आप रियलिटी ना दिखाओ. आर्ट इज़ आर्ट, कम ऑन, आर्ट इज़ आर्ट, इट्स नॉट रियलिटी. तो वो कह रहे थे आर्ट जो है वो रियलिटी नहीं होती. आर्ट जो है फॉर आर्ट सेक, इसको एंटरटेनमेंट की दुनिया है. आप जैसा मन में आ रही है, ड्रीमी वर्ड आ रही है, सूरियलिज्म इसके ऊपर जोर दे रहा था कि जो थॉट में चीज़ आ रही है उसको वैसे पोर्ट्रे करो. लेकिन उससे पहले तो रोक रहे थे ना, जैसे मैंने आपको वो दिखाया, मैंने उसको बताया कि उसके सामने समंदर है, ठीक है, उसके पीछे जो है लोग हैं. वो कहता है कि ये खुद ही उठ के यहाँ पे पेंट हो जाए, मुझे ब्रश भी ना हिलाना पड़े. पीछे जो है लोग कहते हैं यार कैसा रेबल आइडिया, ऐसा हो सकता है. पीछे रियलिस्ट है, आगे आइडियलिज्म है उसके. अब आइडियलिज्म और दोनों फलसफों को वो ब्लेंड कर रहा है जॉन एशबेरी. तो ये डाडाइज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सूरियलिज्म, इस तरह की मूवमेंट, एवंट-गार्ड मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट्स मौजूद थी और अल्टीमेटली दे आर लीडिंग, फोर्सिंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट टू डू विद न्यू स्टाइल्स. ये उनको फोर्स कर रही थी ये मूवमेंट्स के वो कि नई स्टाइल में लोगों को चीज़ें दिखाएं. लोग फेड अप हो जाते थे एक चीज़ों को. लोग कहते थे एब्सोल्यूट रियलिटी कहीं भी नहीं है, चीज़ें जो हैं अमेलगमेशन में, मिक्सचर में, एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है, हमें फाइंड करनी पड़ती है यहाँ वहाँ से, इधर उधर से. बिगिन इन फ्रांस, स्प्रेड इन इंग्लैंड, और फिर उसके बाद अमेरिका पहुंची और अमेरिका से फिर पूरे यूरोप में फैल गई ये मूवमेंट मॉडर्निस्ट. एंजॉयड द पीक ड्यूरिंग द 1910 एंड 1920. मैंने आपको पहले ही बताया कि 1910 के बाद वर्जीनिया वुल्फ कहती है कि ह्यूमन करैक्टर चेंज हो गया था. वो पहले जैसा नहीं रहा था कि बस जो आप आउटलुक दिखा देते हो तो इनर साइड से ना दिखाओ उसके. असल में बहुत सारी चीज़ें अब चेंज हो गई हैं. इस बात को नोट कर लें कि 1910 का उसने कहा था ह्यूमन करैक्टर हैज़ बिन चेंज्ड. ये चीज़ें हैं जिसके अंदर ये मूवमेंट आई थी. इट्स नॉट लिटरेचर ओनली. आप ये ना कहें कि जैसे लिटरेचर के अंदर ही हो रहा था एक्सपेरिमेंट. ये एवंट-गार्ड जो है एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद डाडाइज्म फ्रांस से स्टार्ट हुआ, सूरियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, ये सारे जो इज़्म हैं
along with the new experiment of literature, art, philosophy, psychology, anthropology, painting, music, sculpture, architecture, science, इन सारी चीज़ों पे ये अप्लाई हो रहे थे। ठीक है, साइंस के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, पेंटिंग के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर, स्कल्पचर के ऊपर और आर्किटेक्चर के अंदर, एवरीथिंग बीइंग रिवोल्यूशनाइज्ड बाय these moments. These moments are, you know, these moments, these lot of new experiment, they are changing the concept of the science, philosophy, psychology, anthropology, painting, music, sculpture, architecture. इसीलिए जो हैं पोएट, राइटर, ड्रामेटिस्ट न्यू स्टाइल से लिख रहे थे। अच्छा, ये चीज़ें भी साथ अप्लाई की जा रही थी, इमेजिज़म अप्लाई की जा रही थी, सिंबलिज़म अप्लाई की जा रही थी, वर्टिसिज्म जो है ये अप्लाई किया जा रहा था, एक्सप्रेशनिज़म अप्लाई किया जा रहा था, फ्यूचरिज्म दिखाया जा रहा था, डाडाइज़म दिखाया जा रहा था। ये आपके सामने पेंटिंग है। अब ये पेंटिंग जो है किसी को आप दिखाएं तो ये था एक रेवोल्यूशन पेंटिंग के अंदर भी। आप ये कलर जो है अपनी मर्ज़ी के इस्तेमाल करें। पहले तो फोर्स किया जाता ना आर्ट को कि भाई आप जो आपके मन में आता है वो नहीं, ऐसा दिखाओ जैसे लोग लाइक करते हैं। वो कहते हैं नो, अंदर से हर चीज़ फूटती है, अंदर आपके माइंड में जो चीज़ आ रही है आप उसको फ्रीली एक्सप्रेस करें। यही सारी मूवमेंट की मेन कैरेक्टरिस्टिक थी। ये कलर देखें, इस तरह के कलर अप्लाई किए जा रहे थे। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्निज्म इन लिटरेचर, इमर्जिंग फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, सोशल। आप देखें ये चीज़ें 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई थी। सिगमंड फ्राइड के कंसेप्ट को इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स, उसके वर्क के बाद यानी साइको एनालिसिस थ्योरी के बाद साइकोलॉजी पे वर्क, सोशियोलॉजी के ऊपर, एडवांस्ड इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ambiguous situation after the World War I, increased population expansion of the city, or it was a tumultuous time that the cultural revolutions known as the modernism, cultural revolution जो आ गया था इसको ओवरऑल कहा जाता था मॉडर्निज्म। उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक हैं कि डिके ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द हीरो। पहले क्या होता था कि एक सेंट्रल कैरेक्टर होता, उसके गिर्द सारा कुछ। अब इडिपस रेक्स है, मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। इडिपस रेक्स जो है उसके गिर्द सारे कैरेक्टर घूमते हैं, ठीक है। सेंटर जो है उसका प्रोटैगनिस्ट यही रहेगा, आप जो मर्जी कर लें, वही सफरिंग करता है, वही सब कुछ हो रहा है उसके साथ। अब कोई सेंट्रल चीज़ नहीं लगती कि एक सेंटर नहीं लगता। अब वो कभी मिड से स्टार्ट कर देता है, कभी स्टार्ट से, कभी एंड से। अब नॉन लीनियर लिटरेचर बन गया, नॉट अ लीनियर लाइक दैट। डिके ऑफ द कैरेक्टर्स एंड द हीरो, decay of character and the hero, psychological theory of Sigmund Freud created impact on the modernist writer found that the traditional method of portraying character was erroneous। वो कहते थे ये गलत था, जो वो एक ही करेक्टर माइंड को तो दिखाया ही नहीं जाता था। वो तो एक खास एक बंदे को बस आप दिखाते थे, एपरेंट चीज़ें उसकी दिखाते थे, अंदर से कोई चीज़ उसकी नहीं, मोनोलॉग नहीं दिखाया जाता था। माइंड क्या सोच रहा है, उसकी साइकोलॉजी क्या कहती है, वो साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन कैसे देता है, वो नो कंसेप्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल इंट्रैक्शन। उसके अंदर क्या है रियलिटी, वो उसने क्या कहा था, सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था। सिगमंड फ्राइड सेड कि रियलिटी वो नहीं है जो आपको एपरेंट नजर आती है। रियलिटी कहां है, जो इंसान हाइड करता है। भाई तो हाइड क्या करता है इंसान, बताएं। बहुत सारी चीजें जो है अपने मन में ख्याल जो आ रहे होते हैं, कंसेप्ट आ रहे होते हैं, हम हाइड करते हैं लोगों से कि यार लोग क्या कहेंगे कि मैं ऐसा सोचता हूं, लोग क्या कहेंगे यार मैं ऐसा हूं। जो वो छुपा रहा है आपसे, कहता है कि वो असल है, वो चीज वो कहीं छुपी हुई है। एंड दैट इज इन द माइंड ऑफ द पर्सन। ड्रीम में क्या सोचता है, इमेजिनेशन में क्या सोचता है, थॉट में क्या सोचता है, वो है असल बंदा वो। तो वो कहते थे उस पे लोग वर्क कर रहे थे। डिके ऑफ द प्लॉट, अब प्लॉट भी डिके हो गया था। टू द लाइट हाउस जो है, अगर आप गौर से देखें तो वो क्या है, कोई उसका नॉन लीनियर प्लॉट है। अब मॉडर्न स्टोरी डज नॉट फॉलो द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है कि यहाँ स्टार्ट हुआ, ऐसे आया, वो आपको सेंटर में दिखा देगा, वर्ल्ड वार 1 भी गुजार देगा, सेकंड भी गुजार देगा। मॉडर्न स्टोरी डू नॉट हैव बिगनिंग एंड एंड। अरिस्टोटल का जो पूरा एक असूल था कि उसका बिगनिंग होना चाहिए,
उसका मिड होना चाहिए, एंड होना चाहिए, बिगनिंग ऐसा कि उससे पहले कुछ ना लगे, बाद में कुछ लगे, मिड के बाद एंड लगे। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, अब ये चीज़ें आ गई। नो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, स्टोरी हैव नो बिगनिंग एंड, और मॉडर्निस्ट लिटरेचर रिक्वायर्स एक्टिव रीडर। आपको एक्टिव रीडर होगा तो उसे पढ़ पाएगा। अब इतनी इमेजेस उसने भरमार है, इमेजेस की, मेटाफर की, सिमिली की, आपने उससे निकालने हैं मीनिंग। मीनिंग जो है वो रीडर खुद निकालेगा। स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मॉडर्न राइटर देन द सोसाइटी। अब आपने क्या दिखाना है, इंडिविजुअल के अंदर क्या है, दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर उसके क्या चल रहा है। तो ये इंडिविजुअल हर बंदे का डिफरेंट होता है, तो उसके ऊपर जोर देते थे। इन मॉडर्न स्टोरी देयर इज नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द सोशल कंडक्ट। कोई एक सोच, मिसाल के तौर पर अपोलो ने कहा है कि एक बच्चा पैदा होगा, अपनी मदर से शादी कर लेगा और फादर को कत्ल कर देगा। लो जी, ये उस वक्त अपोलो को सारे मानने वाले थे। अब जो है लोग जो हैं वो मॉडर्न होने के साथ साथ क्या हो गए, बहुत सारे एग्नोस्टिक हो गए हैं, एग्जिस्टेंशियलिस्ट बन गए हैं। एग्जिस्टेंशियलिस्ट का भी मतलब मैंने दोनों पे डिस्कस की हुई है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट के ऊपर, ये आप जरूर सुने। आप एग्जिस्टेंशियलिज्म वर्सेस एसेंशियलिज्म, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मौजूद है। मेरा नाम लिख के उसको सर्च आउट करें, लिखें एग्जिस्टेंशियलिज्म वर्सेस एसेंशियलिज्म बाय सर राणा, फाइंड आउट करें इसको और इसको सुने। इसमें मैंने बड़ा डिटेल बताया हुआ है। एसेंशियलिज्म, प्लेटो अरिस्टोटल का मानना था कि इंसान जो है अपने एसेंस के साथ बोर्न होता है, पैदा होता है। वो मिसालें देता है, ये पेंसिल है, इसका काम है लिखना, अगर ये लिख नहीं रही तो ये पेंसिल नहीं है। यानी वो कहता था हर चीज़ जो है अपने एसेंस के साथ। लेकिन लेटर जेन पॉल सर्टर और इस तरह के मॉडर्न राइटर्स like Albert Camus and like these writer and Samuel Beckett, so they all together they say that man is not born with essence, rather he has to figure out his essence. और उस टर्म को ओवरऑल उन्होंने कहा एग्जिस्टेंशियलिज्म। इंसान इस दुनिया में आया है, जो उसे मीनिंग मिले हुए हैं वो लोगों के दिए हुए हैं, वो सोसाइटी, वो कम्युनिटी, वो लोगों के, वो उस्तादों के, वो टीचर के, वो उसके फ्रेंड के, उसके सराउंडिंग के, उसने अपने फिगर आउट न्यू करने हैं। वो कहते हैं वी आर कंफ्यूज इन दिस वर्ड टू फाइंड आउट मीनिंग्स। और बाज़ का ऐसी सिचुएशन आती है कि हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। दिस वर्ड इज अब्सर्ड, मीनिंगलेस, नाइलिज्म, समथिंग लाइक दिस कंसेप्ट्स वर देयर। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इनको। अब सोसाइटी के सोशल कंडक्ट कोई कॉमन नहीं माना जाता कि ये भाई है, इसे एक्सेप्ट कर लो। नो। रियलिज्म, मॉडर्न स्टोरीज आर रियलिस्टिक। फॉर राइटर्स देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब राइटर के लिए कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है कि बस ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है जी, अपोलो जो है वो सच्चा है, बाकी सारे जो हैं वो रॉन्ग है। नो एब्सोल्यूट ट्रूथ। वो कहते हैं कि सच्चाई अव्वल तो मौजूद नहीं है, अगर मौजूद है तो मॉडर्निस्ट राइटर ने इस नतीजे पर पहुंचे कि वो ऐसे बिखरा हुआ है नॉलेज, कोई इधर से लेना, कोई इधर से लेना, कोई इधर से लेना। तो हम ये कहते हैं मुस्लिम एब्सोल्यूट नॉलेज किसके पास है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्नोस्टिक हो जाते हैं इस टर्म को पढ़ के। लेकिन मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि एब्सोल्यूट नॉलेज, चूँकि वो मुस्लिम तो नहीं है कि वो इन चीज़ों को जान लें, एब्सोल्यूट नॉलेज किस ज़ात के पास है? गॉड के पास, अल्लाह के पास। तो वो उन्हें यही समझ नहीं आ रही थी, इतनी सिंपल सी, कि एब्सोल्यूट नॉलेज अगर इस दुनिया में नहीं है तो फिर किसके पास है? अल्लाह के पास है, गॉड ऑलमाइटी के पास है। लेकिन वो तो किसी को भी नहीं मानते थे। मॉडर्निस्ट लिटरेचर इज अ पोर्ट्रेयल ऑफ द लाइफ ऑफ एज इट इज, कि जैसी लाइफ है उन्होंने वैसे दिखा देनी है आपको। ठीक है, अब देखें इंसान, जब मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देता हूँ, आपको ये रियलिज्म समझ आ जाएगा। अब इंसान है ना एक, इस इंसान के अंदर जो पैशन भी हैं, फीलिंग भी हैं, इमोशन भी हैं, ठीक है, जज्बात भी हैं। कभी वो मतलब पास्ट का सोच रहा है, कभी फ्यूचर का सोच रहा है, कभी वो आने वाले वक्त का सोच रहा है, कभी वो क्या जो उसके साथ ड्रीमी वर्ल्ड में होता है वो सोच रहा है। तो जो भी थॉट्स आ रही हैं वो एज इट इज पोर्ट्रे कर दी जाती हैं, उसे कहते हैं रियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर। थीमेटिक फीचर्स, फोकस ऑन द फॉर्म रादर देन मीनिंग्स। अब पहले जो थे वो क्या देखते थे? वो मीनिंग को देखते थे, भाई चीजों के मीनिंग क्या है।
ये अब फॉर्म को देखते हैं। ब्रेकिंग डाउन द लिमिटेशन ऑफ द स्पेस एंड टाइम्स, बोरोइंग फ्रॉम द अदर कल्चर्स एंड लैंग्वेज। अब जो एक चीज नहीं रही कि लिटरेचर सिर्फ इंग्लैंड के पास ही है, ठीक है, जहां से उनको मिलेगा कोई चीज मिलेगी काम की, वो उसके अंदर शामिल करेंगे, लिटरेचर के अंदर, पेंटिंग के अंदर, आर्ट के अंदर, हर जगह से अनकन्वेंशनल यूज ऑफ मेटाफर और अनकन्वेंशनल यूज ऑफ मेटाफर यूज कर लेंगे। पहले ऐसा नहीं था। Formal feature of narratives, lack of the traditional chronological narrative, discontinuous narratives, breakdown of narrative frames, fragmentations, moving from one level of narrative through another, use of interior monologue technique। जब करेक्टर अपना मोनोलॉग, इंटीरियर मोनोलॉग देता है, अपने माइंड का एनालिसिस दे रहा होता है, उसको कहते हैं इंटीरियर मोनोलॉग। द स्ट्रीम ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द टेक्निक्स, फोकस ऑन द करेक्टर ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड सब कॉन्शियसनेस। ये किसने दिया? सेगमेंट फ्राइड ने ये कंसेप्ट दिया, तो ये ज्यादा जोर पकड़ गए इस तरह के कंसेप्ट। प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट राइटर, ये सारे राइटर हैं, इनके नाम याद कर लें, हम कुछ राइटर को डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। सम्यूल बेकेट, जिसका हमने वेटिंग फॉर द गॉडो पढ़ा, वेटिंग फॉर गॉडो, ठीक है, सुनना हो तो मुझे बता दीजिएगा, लिंक सेंड कर दूंगा, सारा लाइन टू लाइन टेक्स्ट बताया हुआ है। जेम्स जोइस, पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट, इसका वर्क है। ये क्या देता है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वर्जीनिया वुल्फ, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एलिजाबेथ बोन्स, और उसके बाद डॉर्थे रिचर्डसन, टी.एस. इलियट मॉडर्न राइटर है, विलियम फॉकनर्स, और उसके बाद सिल्विया प्लेथ, और जो कि टेड ह्यूज की वाइफ थी। किसकी वाइफ थी? टेड ह्यूज की। उसके बाद W.B. यीट्स और अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये अमेरिकन राइटर था। ये कहता है मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नेवर बी डिफीटेड। इंसान को आप तबाह कर सकते हैं लेकिन उसे डिफीट नहीं कर सकते। ये हेमिंगवे का कॉल है। इसने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था, वर्ल्ड वार 1, 2 और उसके बाद स्पेनिश सिविल वार पे लिखा है इसने। तो इस तरह के इसके वर्क हैं। ये इन्फ्लुएंशियल थिंकर जो उस वक्त के मौजूद थे, ये फेजिस्ट आइंस्टाइन जो है उसकी थीरी थी रिलेटिविटी की, 1905 में उसने दी थी। फेजिस्ट प्लैंक ऑन क्वांटम थीरी जो है बड़ी मशहूर है, साइंस में पढ़ाई जाती है, 1900 में आई थी, ये भी उसी एज में आ रही है। फिलासफर नीचेज एंड विल ऑफ पावर, इसने एक थीरी दी थी। साइकोलॉजिस्ट फ्राइड एंड अनकॉन्शियस द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम, 1900 में दी थी। अब लोग जो है इनको पढ़ के क्या हो रहे थे, इनको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। साइकोलॉजिस्ट एक था हमारे पास जंग, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, लिंग्विस्ट फर्डिनेंड डी सॉशर, इसका कंसेप्ट आ गया था। अगर आपने फर्डिनेंड डी सॉशर को नहीं पढ़ा या नहीं सुना तो मेरा एक लेक्चर है इसके ऊपर, लिखिएगा नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का कंसेप्ट इसने दिया था। लैंग और पेरोल का कंसेप्ट इसने दिया था, इसके ऊपर मैंने लेक्चर दिए हैं। और लेटर जिसको चॉम्स्की ने, नॉम चॉम्स्की ने इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का कंसेप्ट दिया, ठीक है। अब इनके ऊपर मैं डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इस पे पहले ही बहुत ज़्यादा लेक्चर दिए हुए हैं, आप यूट्यूब से सुन लें। Characteristic of the modernism. Modernist writer believed that the traditional social, religious and political order had been broken. अब देखें वही चीज़ कि वो ओल्ड ऑर्डर को ब्रोक करते हैं, तोड़ते हैं। Economically, the World War marked the last stage of the disintegration of the British Empire. Britain suffered heavy losses in the war and thousands of the people were killed. Economy was ruined and almost all its former colonies were lost and people had economic cultural problems. अब देखें, आप सोचते होंगे कि क्या ब्रिटिश एम्पायर जो है वो ऐसे चला गया था इंडिया से? वो भाई ऐसे नहीं गया था। वर्ल्ड वार 1 हो गई थी। आप क्या मतलब, वर्ल्ड वार 1 चल रही है, इतने बड़े कंट्री के साथ लड़ाई हुई थी। वर्ल्ड वार 1 19, अब देखें 1914 में स्टार्ट हुई, 1918 तक ये उसने लड़ी,
ठीक है, इवन के इंडिया से भी वो बहुत सारे हार। अब ये जैसे ही इस वार से निकला है, कुछ साल इसने गुजारे हैं, अब फिर 19 हिटलर जो है वो बदला लेने के लिए 1913 में फिर मैदान में आ गया। अब हम आज़ाद हो रहे हैं 1947 में उससे, तो 1945 तक तो वो हिटलर से जंग लड़ रहा है। हिटलर ने इनको मार मार के इनकी तबाही उतार दी थी, बहुत मारा था इनको, उसके बाद बहुत बड़ी पावर थी। अब 1947 में वो हमें इसलिए आज़ाद कर गए हैं कि वो बहुत वीक हो गए थे। उसको अपने आप को इंटीग्रेट करना, इतनी कॉलोनीज को, छोटा सा तो कंट्री था, वो कैसे इंटीग्रेट करता, तो इसीलिए वो छोड़ के चले गए थे। उसकी कॉलोनीज जो हैं वो सारी उससे छिन